तो लिखिए बच्चों, चैप्टर चालू कर रहे हैं नया अपन, ट्रैवलिंग वेव्स। तो बच्चों ट्रैवलिंग वेव इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, एनर्जी ट्रांसफर का दो मोड होता है। आप सपोज एक पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दें, अब वो पार्टिकल जाके किसी दूसरे चीज, दीवार से या जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, तो पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो खुद कैरी कर रहा है और खुद डिस्प्लेस हो रहा है जिस पॉइंट पे उसको एनर्जी देनी है। एनर्जी का ट्रांसफर पार्टिकल के बिना दूसरे एंड जाए भी हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफर बिना पार्टिकल के दूसरे तरफ जाए भी हो सकता है। जैसे सपोज दीवार से लेके मैं यहां तक एक धागा बांधा बच्चों। अब मैं क्या किया, इस एंड के जो पार्टिकल है धागा का उसको पकड़ा और पकड़ के ऊपर ले गया और नीचे लाया, तो मैं एनर्जी दिया उसको। क्या दिया? एनर्जी। मैं और किसी को तो एनर्जी नहीं दिया, सिर्फ एनर्जी किसको दिया? पहले वाले को। तो क्योंकि कोहेसिव फोर्स से बाजू वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो ये उठेगा तो उसके बाजू वाला उठेगा, बाजू वाले के बाजू वाला, बाजू वाले के बाजू वाला, बाजू वाले के बाजू वाला। तो जब तक मैं इसको ऊपर ले जाके नीचे आ जाऊंगा बच्चों, तब तक यहां पर एक पल्स थोड़ा आगे पहुंच गया रहेगा। मैं इसको तो एनर्जी नहीं दिया, लेकिन ये भी अभी उठने वाला है, इसको भी एनर्जी अभी क्या है? मिलने वाली है। मैं तो एनर्जी सिर्फ उसको दिया, लेकिन एनर्जी क्या कर रही है? एक पार्टिकल अपना ऑसिलेशन बाजू वाले को दे रहा है, बाजू वाला अपना ऑसिलेशन उस बाजू वाले को दे रहा है, और ऐसे करके एक वेव जो है वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या मोशन? वेव मोशन। तो वेव मोशन में भी क्या करता है? वेव क्या कैरी करता है बच्चों? एनर्जी। और ये पल्स क्या जाएगा? थोड़े समय बाद यहां पहुंचेगा, थोड़े समय बाद यहां पहुंचेगा और एनर्जी को यहां तक डिलीवर करेगा। क्लियर बात? पक्का? भाई हंटर देखो, हंटर चाबुक, तो हंटर का तो अपन बस हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन वो वेव जो कैरी होता है दूसरे तरफ विप में, वो एंड में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पिचट से पड़ता है। तो एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर होना विदाउट पार्टिकल जिसको आप एनर्जी दे रहे हो वो नहीं जाएगा, वो अपनी एनर्जी बाजू वाले को, बाजू वाले को, बाजू वाले को, बाजू वाले को, बाजू वाले को। इस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? वेव मोशन। ठीक है। और वेव जो जनरेट हुआ वो कैसा वेव है? वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। मीडियम में क्या कर रहा है बच्चों? ट्रैवल। तो इस बारे में हम लोग को पढ़ना है कि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, उनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन कराएंगे, साउंड वेव्स पढ़ेंगे, साउंड वेव का बीट्स पढ़ेंगे, ऐसी तैसी सब चीज। क्लियर बात? पक्का? आगे बढ़े। चलिए बच्चों, तो वेव मोशन लिख लीजिए। इन अ वेव मोशन एनर्जी and momentum is transferred from one point to another without particles actually traveling to that point। ठीक है। तो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट, डिस्प्लेस, जो भी चीज करेगा वो अपनी जगह पे करेगा, और उसके ऑसिलेट होने के कारण उसके बाजू वाला ऑसिलेशन होगा। तो भाई मैं तो पहले वाले को ऑसिलेट किया, मतलब एनर्जी पहले वाले को दिया, लेकिन क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ था कुछ फोर्स से या जिस भी रिलेशनशिप से, वो बाजू वाला भी क्या करने लगा? ऑसिलेट होने लगा। तो ऑसिलेशन पास डाउन हो रहा है और वो आखिरी तक, जो एंड तक, जहां तक जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स, वहां तक जाएगा। तो वेव क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। जो मोशन मैंने क्रिएट किया वो रेप्लीकेट होकर आगे बढ़ रहा है। क्लियर बात? तो अगर सपोज एक वेव मैंने जनरेट की है यहां पर, तो थोड़े समय बाद देखोगे तो यही ऐसे ही दिखेगा कि थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। या मैं इसको पकड़ के तो रोक दिया, अब उसके बाद ये मोशन नहीं करा, तो मैंने एक पल्स बनाई है। क्या बनाई है? पल्स। वो पल्स आगे ट्रेवल करते जाएगी। तो ये अगर आप अभी फोटो खींचोगे t=0 पे तो ऐसे दिखी, t=t पे ये कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये मोशन तो रेप्लीकेट हो रहा है, लेकिन जो ये पल्स बनी वो अपनी अलग अलग पोजीशन पे है। तो बच्चों ये जो कर्वेचर आया है उसके लिए तो y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y जो भी मिलेगा आप लिख दोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? लेकिन अब ये भी तो लिखना पड़ेगा कि अलग अलग समय पे वो कहाँ कहाँ है। तो ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, ये फंक्शन तो सिर्फ कर्वेचर बता रहा है। अब वो कर्वेचर समय के साथ आगे भी तो बढ़ते जा रहा है, मतलब उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है, तो टाइम के साथ भी ये जो है कर्व चेंज हो रहा है ना। तो इसमें टाइम का भी इनपुट आएगा। क्लियर है? खैर वो बात की बात है, बात समझ में आएगी नहीं?
तो ये है वेव मोशन और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब लिखिए बच्चों टाइप्स ऑफ वेव। ठीक, तो वेव को कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला तरीका है कि मीडियम किसको लगता है और मीडियम किसको नहीं लगता, बेस्ड ऑन मीडियम। तो क्लासिफिकेशन में दो वेव्स आते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल और एक को बोलते हैं बच्चों नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल में क्या रहेगा, मैकेनिकल वेव में हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल मीडियम जरूर होगा। जैसे साउंड वेव, साउंड वेव तभी ट्रैवल करता है बच्चों जब एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, एयर के थ्रू ही ट्रैवल करता है, या सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करेगा, या गैसेस के थ्रू या लिक्विड के थ्रू, किसी का मीडियम होना बीच में जरूरी है बच्चों। ठीक है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं होगा। ठीक, तो मैकेनिकल वेव क्या है, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, बिना मीडियम के ये ट्रैवल करने वाला नहीं। ऑन द अदर हैंड नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, इसको मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मतलब कोई भी मटेरियल ना मौजूद हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये ट्रैवल कैसे करेगा, तो ये ट्रैवल करता है बच्चों वैक्यूम में या एयर में या लिक्विड, जो भी हो, मीडियम हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। ये बढ़ता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। कैसे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि अभी हम लोग 12th क्लास पहुंचे नहीं है। 12th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जन्म देता है। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। वो दोनों एक दूसरे को डेवलप कराते कराते क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनको हम लोग 12th क्लास में लेटर ऑन पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो ये इसकी स्टडी हम लोग ज़्यादा करेंगे नहीं। बाकी इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बच्चों, जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखेंगे वो सारे किस नेचर के होते हैं, नॉन मैकेनिकल नेचर के होते हैं। वैक्यूम में भी ये चलते हैं, दौड़ते हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बच्चों पूरा स्पेक्ट्रम है, गामा रेज जो सबसे हाई एनर्जी वाले होते हैं, एक्सरेज है ना, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स जो सबसे कम एनर्जी वाले होते हैं, बीच में विजिबल लाइट भी आती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। सबका ओरिजिन सब अलग है, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन हटा देते हैं। अब हमारा फोकस है किस पे, मैकेनिकल वेव्स में। ऐसे वेव्स जिनको क्या लगता है बच्चों, मटेरियल मीडियम चलता है। तो दो बेसिक टाइप के वेव्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक होगा बच्चों वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि हम डायमेंशन ज़्यादा चेंज नहीं करना चाह रहे बच्चों, हम लोग प्लेन में रहना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे कि एक धागा है और उसमें अगर आप एक वेव मोशन क्रिएट कर रहे हो तो वो वेव कैसे ट्रैवल होगा, समय के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद सुपरपोजिशन कैसा होगा, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे वेव्स ऑन स्ट्रिंग चैप्टर में। तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग एक पार्टिकल है तो उसमें वेव दौड़ रहा है, मतलब एक मटेरियल वेव्स है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हम लोग कौन सा वेव, साउंड वेव। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव। साउंड वेव भी बच्चों एक मैकेनिकल वेव है, एयर के पार्टिकल्स या सॉलिड या लिक्विड, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं जरूरी ताकि वो वेव को क्या कर सकें, कैरी कर सकें। तो ये दो के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पढ़े आगे। अच्छा, एक दूसरा तरीका होता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स का। हम लोग वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं एज पहला लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि वेव मोशन में क्या होता है, ऑसिलेशन कैरी होता है। ठीक, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वो अपना ऑसिलेशन क्या देता है, जैसा मोशन वो कर रहा है बाजू वाले को रेप्लिकेट कराता है, फिर वो बाजू वाला उसको रेप्लिकेट करता है, फिर वो बाजू वाला उसको रेप्लिकेट करता है। तो जब एक आदमी, जो पहला पार्टिकल है जिसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूँ, वो अपने मीन पोजीशन तक में पहुंचता है वापस पूरा अपना जनरल फॉर्म मोशन करके, फिर ये सेम मोशन कोई किसी अलग टाइम में t1 t2 कोई भी टाइम में कोई दूसरा पार्टिकल यही सेम मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा, लेकिन थोड़े लैग के बाद, थोड़े डिले के बाद। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो वेव पल्स है उसको कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन वो सेम मोशन को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक, तो ऑसिलेशन रेप्लिकेट हो रहा है वेव मोशन में। अब ऑसिलेशन क्या है, देखो सपोज अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है
और जो एनर्जी प्रोपगेट हो रही है उसका डायरेक्शन, ये दोनों आपस में क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर। कौन कौन? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, क्योंकि वेव क्या कैरी करता है, एनर्जी। तो जहां एनर्जी कैरी हो रही है, एनर्जी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव, या लिख लो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, उस मीडियम में जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उनका ऑसिलेशन अगर आपस में कैसे हो बच्चों, परपेंडिकुलर, तो ऐसी वेव को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। वेव ऑन स्ट्रिंग कैसा वेव है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि देखो अगर ये धागा रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, ये पार्टिकल को ऊपर ले जाके नीचे लाया, ऊपर ले जाके नीचे लाया, तो वेव पल्स ऐसा बनेगा। ठीक, तो इसमें पार्टिकल सब ऊपर जाके नीचे आएंगे, ऊपर जाके नीचे आएंगे, ऊपर जाके नीचे आएंगे, लेकिन पार्टिकल ये वाला गया, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो डायरेक्शन एनर्जी किसको मिल रही है, इस डायरेक्शन में मिल रही है ना, इस डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन ये है, और एक पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह पे ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इस वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जिस डायरेक्शन में बच्चों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी। ठीक, तो ये एनर्जी का डायरेक्शन हो गया प्रोपगेशन का, और ये हो गया ऑसिलेशन इंडिविजुअल पार्टिकल का। अगर सेम डायरेक्शन के अलोंग है तो क्या बोलेंगे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आप एयर का बने बच्चों, एयर कॉलम्स याद है, साउंड 9th चैप्टर में पढ़े। तो जब आप कोई सपोज यहाँ से ट्यूनिंग फोर्क किया, तो ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, इनको कंप्रेस करता है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं, आगे। जब वापस आता है तो इसके साथ इन लोग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस पहुंच जाते हैं। जब पीछे जाता है तो इन लोग कहाँ चले जाते हैं बच्चों, पीछे। तो एक कॉलम जो है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो जब आगे जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, जब वापस आता है नॉर्मल होती है, जब पीछे जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। या आगे जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल प्रेशर आता है, फिर पीछे जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर का इन्हें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है, ऐसे। फिर ये लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो बाजू वाला कॉलम भी आगे पीछे होगा, फिर बाजू वाला कॉलम भी आगे पीछे होगा। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन दोनों क्या है, अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का? और इसी के साथ हमारा जो माइक है वो बंद हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, माइक को चेंज कर लेते हैं। बच्चे इतना खुश हो जाते हैं जुम्मा, ऐसा मुस्लिम, मैं तो खुश होता हूँ, समझ सकता हूँ, आप लोग क्यों इतना खुश होते हैं समझ नहीं आता। चलिए बच्चों, तो आगे ये समझा है टाइप्स ऑफ वेव्स। अब ये क्लियर है। अब ये टाइप्स ऑफ वेव हो गए, इन लोग के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों। पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है? नहीं लिखोगे? हाँ हाँ, दे दो उसको। तो पार्टिकल आइदर, अच्छा पहले तो वो बताना पड़ेगा, ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म बना लेते हैं, वेव का फॉर्म बना लेते हैं बच्चों। तो ये बना आपका वेव का फॉर्म। ये क्या बना बच्चों, वेव का फॉर्म, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों अपन क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मीन पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है मीन पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेस्ट, और ये क्या हो गया, ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अब देखो, अ पार्टिकल आइदर एट क्रेस्ट और एट ट्रफ हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बच्चों अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है और मीन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुका है,
तो उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। उसके बाद वो लौट के वापस ही आएगा, वापस आएगा। तो अगर ट्रफ पे भी है या क्रेस्ट पे भी है पार्टिकल, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वापस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जाने की। ठीक है, प्लस ए पे तो भी मीन पोजीशन पे जाएगा, माइनस ए तो भी वो मीन पोजीशन पे जाएगा। अब पार्टिकल एट क्रेस्ट और ट्रफ है 0 वेलोसिटी, क्योंकि बच्चों अगर वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होता तो और ऊपर जाता, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या जाती है, 0, तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0। और डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यानी एम्पलीट्यूड वेव का मीडियम में नहीं डिपेंड कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल मैक्सिमम अपनी जगह को छोड़ के कितना ऊपर जा रहे हैं वो, क्योंकि आगे तो बढ़ते नहीं उन लोग, तो अपनी जगह छोड़ के मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होके वापस मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब ये थोड़ा सा समझ आता हूं बच्चों में आप लोग, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में तो बताने से चल जाता था, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्या 11th क्लास में थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये दीवार है और मैंने ना एक धागा ऐसे बांध दिया। अब ये धागा कैसे बने रहता है बच्चों, ये धागा बने रहेगा विद छोटू छोटू पार्टिकल्स बने रहेगा, ये सब आपस में जुड़े हैं, लेकिन फॉर, समझ रहे हो ना, फॉर क्रिएटिव पर्पसेस मैं थोड़ा दूर दूर ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले पार्टिकल को पकड़ाऊंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा बच्चों, ऊपर। तो मैं ना इस पार्टिकल को ऊपर ले गया। अब इस पार्टिकल को मैं ऊपर ले जाना चालू किया, ये इसकी मीन पोजीशन थी, समझ लो ये मीन पोजीशन है ना। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका बाजू वाला रुकेगा थोड़ी, इसका बाजू वाला ऊपर जाएगा। जब इसके बाजू वाले ऊपर जाएगा तो उसके बाजू वाला रुकेगा थोड़ी, वो भी उसके साथ ऊपर जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? तो ये बना पक्का। अब फिर मैं इसको और ऊपर ले जा रहा हूं तो ये और ऊपर जाएगा, पक्का। तो वेव कुछ ऐसे बनते हुए दिख रही है आपको, लेकिन आपको एक चीज गौर कर रहे होगे, शुरू में ये पार्टिकल मोशन करना चालू किया, फिर ये पार्टिकल भी मोशन करना चालू कर दिया, फिर ये पार्टिकल भी मोशन करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जो है एनर्जी आगे बढ़ते जा रही है कि नहीं बढ़ते जा रही है? पहले दूसरे को मिली, फिर तीसरे को मिली, फिर चौथे वाले को अब मिलने वाली है। क्लियर बात? ठीक। अब मैं वापस इसको नीचे लाना चालू किया, तो ये जब नीचे आना चालू होगा, इसके बाजू वाला भी इसके साथ क्या आएगा, नीचे आएगा। फिर ये लेकिन ये अभी ऊपर ही जा रहा है, यानी ये अभी ये ऊपर से नीचे आना चालू किया, तो ये भी पहले ऊपर पहुंचेगा उसकी जगह पे और फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो अब ये वाला ऊपर जा रहा है तो इसके बाजू वाला भी अभी क्या जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो ये ऊपर गया। तो जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, इससे पहले वाला अभी नीचे आने वाला है, इससे पहले वाला अभी नीचे आने वाला है, और कुछ अभी अभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है। अभी हाईएस्ट पॉइंट वाले को फॉलो कर रहा होगा ये वाला, तो ये ऊपर अब जा रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ये एक पल्स बना कि नहीं बना बच्चों? क्या बना? एक पल्स। और पल्स देखो आगे बढ़ते ही जा रहा है। अब मैं रुका नहीं, अब मैं इसको नीचे ले गया। अब मैं क्या किया बच्चों, इसको नीचे ले गया। क्या ले गया? इसको नीचे। अब मैं इसको नीचे ले गया बच्चों, नीचे, तो इसको फॉलो करते इसके पीछे वाला भी क्या आएगा, नीचे। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर वाले कहाँ हैं दोस्त लोग? अभी ऊपर ही। तो वेव कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वेव क्या दिखेगा? कुछ ऐसा। अभी मैं इसको जितना नीचे मैक्सिमम ले जा सकता था ले गया, तो ये नीचे मैक्सिमम जगह पे पहुंचा है, इसके लोग फॉलो कर रहे हैं और आधे लोग अभी भी कहाँ हैं? ऊपर में। ऐसा वेव बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? अब मैं इसको नीचे मैक्सिमम ले गया, अब थक गया, अब फिर वापस इसको ऊपर ले जा रहा हूं। तो मैं क्या किया, इस पार्टिकल को ऊपर ले गया, तो इसके बाजू वाले सब साथ में ऊपर गए, फिर इसको नीचे में ले आया तो सब बीच वाले नीचे आए, फिर नीचे ले गया तो साथ वाले नीचे गए, फिर ऊपर ले गया, साथ वाले ऊपर गए। अब वापस ऊपर ले आए तो ये अब अपनी मीन पोजीशन पे वापस चले गया है। तो इसको फॉलो करते हुए जो लोग हैं वो भी अब अपनी मीन पोजीशन पे आने वाले रहेंगे। ये अभी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे खड़ा है, ये भी मीन पोजीशन पे है, और इससे इधर वाले तो अभी तक अब आधा ही मोशन करें जो पहले करवा के रखा हो इन लोग को। समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग तो वही मोशन कर रहे हैं अभी जो
करके गया है। तो देखो इसका जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसका जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर नीचे गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया। मतलब ये एम्पलीट्यूड प्लस ए गया, वापस आया, नीचे गया, वापस आया। ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हार्मोनिक अगर साइनोसॉइडल है तो, नहीं तो समझ रहे हो ना, ऐसी एक वेव हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों ये एक पल्स बना कि नहीं बना? अब ये जो पल्स बन गया, अब आप इसको रेस्ट पे ही रखे हो, तो बाकी लोग तो ये मोशन जो ये पहले वाले का हो गया इसको सब कॉपी करेंगे ना, तो ये वेव कहाँ जाएगा बच्चों? थोड़े समय बाद आपको क्या दिखेगा? यहाँ दिखेगा। थोड़े समय बाद ये यही वेव आपको ट्रेवल होता हुआ एंड तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ये वेव बनी रहा है और आप रुके ही नहीं है, आप हिला ही जा रहे हैं, आ रही बात समझ में? पहले वाले का मोशन रोक ही नहीं है, तो ऐसा वेव आपको कंटिन्यूस दिखेगा ना पूरा एंड तक? दिखेगा कि नहीं दिखेगा बच्चों? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये वेव ऐसा दिखता क्यों है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है पल्स। एक कंप्लीट मोशन करके आप रुक गए तो एक पल्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चों? पल्स। लेकिन आप ऑसिलेशन करने के बाद रुके नहीं तो कंटिन्यूसली क्या जनरेट होगा? वेव। और जिस पॉइंट तक है उस पॉइंट तक एनर्जी लगातार पहुंचती रहेगी। क्लियर बात? इसको बोलते हैं बच्चों ट्रेवलिंग वेव। समझ में आ रही बात? तो वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है, और कौन सा वेव? वेव ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर गया, नीचे आया, क्या एक साइकिल हो गया? नहीं, नीचे गया, वापस आया, अब रिपीट होगा, फिर ऊपर जा, समझ रहे हो? जहां तक पहुंच गया उसके बाद मोशन रिपीट होना है। ऊपर जैसे ही नीचे आया तो मोशन रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी फिर ये नीचे चले जाएगा, तो बातें क्या हो गई? अलग हो गई। ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर आया, फिर अब ऊपर जाके नीचे जाके वापस, तो ये अब रिपीट होना चालू हो गया। तो जब ऊपर जाके नीचे आके यहां आ गया तो इसको लगा कुछ समय, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। अब जब तक ये कुछ टाइम गुजरा तो एनर्जी इसने कुछ आगे वाले को दे दी होगी। कुछ का मतलब है बच्चों ये अब जस्ट वही मोशन करने वाला है जो टी टाइम पहले ये मोशन किया है। आ रही बात समझ में? ये वही मोशन करने वाला है ना, ये वही मोशन करने वाला है जो इसने किया। अच्छा, ये और ये नहीं बोल सकता मैं कि सेम मोशन करें। क्यों? क्योंकि ये अब मोशन करके वहीं पहुंच गया, लेकिन ये अभी नीचे जाना बचा है, इसका नीचे जाना अभी बचा है। तो ये और ये आउट ऑफ फेज है, ये फेज में ये और ये वाला अपने मोशन को अभी क्या करने वाला है? रिपीट करने वाला है। तो बच्चों जब एक टाइम पीरियड गुजर जाए ऑसिलेशन का, किसी भी पार्टिकल का एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड गुजर जाए, उस टाइम में एनर्जी जितना आगे पहुंचा है या कितने डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल अब वही मोशन करने वाला है जो इसने किया था, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव लेंथ। ऊपर से तो नहीं गया। और डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? लैम्डा। डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस या ट्रेवल्ड बाय वेव। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव मतलब ऐसा मत समझना वेव ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मीडियम में एनर्जी कितने आगे गई है, मीडियम में एनर्जी या मोमेंटम कितने आगे गया है। भाई एनर्जी आपने इसको दी, इसका एक साइकिल खत्म होने के बाद अब कितना दूर वेव पहुंचा है, ये वाला अब जस्ट ये अपना मोशन कंप्लीट करे एक टाइम पीरियड, अब ये वाला जस्ट मूव करने वाला है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? वेवलेंथ। समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा, वेव अभी ऐसे बना है क्योंकि लास्ट में ये नीचे से ऊपर आया है, तो वेव ऐसे बना है। अगर सपोज मैं नीचे ले जाके ऊपर ले जाके वापस लाता तो वेव कैसा बनता? ऐसा बनता। ठीक है, तो वेव का शेप डिपेंड करता है कि फेज कैसा चल रहा है, नीचे से ऊपर जाके आ रहे हो, ऊपर से नीचे जाके आ रहे हो। ठीक है, वैसा। बाकी ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव का मतलब एनर्जी जो प्रोपगेट हुई है, कितने तक पार्टिकल में कितने दूर तक एनर्जी कितने लेंथ तक पहुंची है, जब तक एक कंप्लीट सेट ऑफ मोशन नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों? तो अगर आप एक कंटिन्यूस ट्रेवलिंग वेव बनाएंगे तो आपको वेव कुछ ऐसी दिखेगी। तो बच्चों अगर आप ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट को देख रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है, अभी मैंने मोशन कहां से चालू किया था? मीन पोजीशन से। हो सकता है मैं मोशन कहां से चालू कर दूं? ऊपर से। तो पार्टिकल को पकड़ के मैं पहले ही से एम्पलीट्यूड में रखा हूं और उसके बाद उसको नेगेटिव ए तक लेके वापस प्लस ए तक ले आ रहा हूं।
ये भी तो एक साइकिल हुए, प्लस ए से माइनस ए जाना और माइनस ए से वापस प्लस ए आ जाना, ये एक वेवलेंथ हुआ कि नहीं हुआ? तो प्लस ए से प्लस ए, ये डिस्टेंस भी क्या होगा? वेवलेंथ। माइनस ए से माइनस ए, ये डिस्टेंस भी क्या होगा? वेवलेंथ। या किसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट से वापस उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आ जाना यहां, ये भी क्या होगा? ये भी वेवलेंथ होगा। भाई मीन से ऊपर था और इसके बाद वो नीचे जाएगा, ये पॉइंट नहीं ले सकते। ये पॉइंट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये ऊपर जाएगा बाद में, ये पॉइंट, इसके बाद वो नीचे जाएगा, इसके बाद वो नीचे जाएगा, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? वेव लेंथ। क्योंकि यहां से एनर्जी को पहुंचने में वो टी समय ही लगेगा। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। तो इसको बोलते हैं अपन वेव लेंथ, ठीक। और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी कितने देर में आगे पहुंच रही है, एनर्जी कितने देर में आगे पहुंच रही है। सपोज इन लोग के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एकदम ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स एकदम ज्यादा है, तो इसमें जो चेंज लाऊंगा वो तुरंत इसमें आएगा, इसमें जो चेंज तुरंत इसमें, तो एनर्जी जल्दी जल्दी आगे जाएगी ना, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? खिंचा जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा? खिंचा जाएगा, है ना। और अगर सपोज यानी ज्यादा दूर तक पहुंचेगा सेम टाइम पीरियड में, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा? एनर्जी कम रखूंगा, सॉरी क्या रखूंगा? हाँ, सपोज लो वेवलेंथ छोटा है, वेवलेंथ छोटे का मतलब क्या है? कि एक टाइम पीरियड में ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रही एनर्जी। बात समझ आएगी नहीं? पक्का? तो वेवलेंथ क्या होगा? छोटा या बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्पीड अगर स्लो हो जाए तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, स्पीड अगर बढ़ जाए तो वेवलेंथ, वेव का स्पीड। अब याद करो लाइट में 9th क्लास में, आप लोगों को 10th क्लास में ये चीज़ बताया था कि जब क्या होता है बच्चों कि एक वेव एयर से ग्लास में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वेवलेंथ बड़ा होगा कि छोटा? छोटा हो जाता है। वेवलेंथ क्या हो जाता है बच्चों? छोटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से कोई छेड़छाड़ होता, फ्रीक्वेंसी चेंज तो एनर्जी चेंज, एनर्जी का वायलेशन हो सकता नहीं है, लेकिन वेवलेंथ छोटी। बाकी वेवलेंथ समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? क्लियर है? तो बच्चों ये चीज़ें कुछ कुछ जानना है हम लोग को। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझते हो ना? वो पार्टिकल का है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, या कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, वो क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। फिर आपका क्या होगा बच्चों? दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? एक सिंगल साइकिल जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल अपना कंप्लीट कर रहा है उसको कितना समय लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? 1/, टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या में नापते हैं बच्चों? हर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आपका वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, या एनर्जी उस मीडियम में कितना आगे ट्रेवल कर चुका है जब तक ऑसिलेटिंग पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेव लेंथ। समझ में आई बात? पक्का? तो हो गया वेव लेंथ। उसके बाद एक वेव वेलोसिटी भी होती है बच्चों। वेलोसिटी होता है लैम्डा बाय टी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेवलेंथ मतलब वेव एनर्जी कितने आगे पहुंची है, क्योंकि वेव क्या कैरी करती है? वेव पार्टिकल तो कैरी नहीं करती, पार्टिकल तो अपनी जगह हिलते रहता है, तो क्या कैरी करती है? एनर्जी। तो एनर्जी मोमेंटम या जो डिस्टर्बेंस आपने बनाई है वो डिस्टर्बेंस मीडियम में कितना दूर पहुंचेगा, कितने समय पे, वो वेलोसिटी। लैम्डा बाय टी, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, क्योंकि टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो लैम्डा बाय टी, डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में बात? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेव स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वेव स्पीड। और वो मीडियम पे डिपेंड करता है, बाद में प्रूफ करके भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये 5 बातें बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को याद रखने हैं वेव की, ठीक है। अब अभी तो लॉन्गिट्यूडनल है वेव के बारे में। अब आपको समझ में आया डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज इक्वल्स टू वेवलेंथ क्यों बोलते हैं? इसके लिए मेरे को पूरा वेव समझाना पड़ा, ठीक है। आगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव पार्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज हाफ द वेवलेंथ ऑफ। तो अगर आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये एक वेव बना है, तो अगर आप, ये क्रेस्ट है और ये क्या है बच्चों? ट्रफ, तो क्रेस्ट से ट्रफ का बीच क्या होगा? लैम्डा का आधा, क्योंकि आप टॉप से बॉटम पहुंचे, बॉटम से वापस टॉप पहुंचेंगे, फिर साइकिल रिपीट होना चालू होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ द वेवलेंथ। या आप बोल सकते हैं मीन क्रेस्ट के इधर और इधर दोनों सेम पॉइंट ले लो, ये भी कितना होगा? आधा, क्योंकि मीन से ऊपर जाके नीचे जाके मीन में आ जाना, ये भी क्या हुआ? एक साइकिल हुआ, तो एक साइकिल का आधा, हाफ वेवलेंथ, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
गुस्सा तो नहीं हो गए? वेरी गुड, गुस्सा नहीं होना बच्चों, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में लिखो बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव बाय अ फिनोमिनन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। ये समझते हैं ना बच्चों आप लोग? जैसे सपोज ये एयर के कॉलम्स हैं, ये अभी सब के बीच में क्या डिस्टेंस है? सबके बीच में इक्वल डिस्टेंसेस है। सबके बीच में क्या डिस्टेंस है बच्चों? इक्वल डिस्टेंसेस है। वैसे साउंड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जनरल समझा दे रहा हूँ। अब आप सपोज एक चिल्लाने लगे बाजू में खड़े होके, तो आपका वॉइस बॉक्स क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। आपके जो लैरिंग्स में वो रहते हैं ना, क्या बोलते, वोकल कॉर्ड्स, क्या करेंगे? वाइब्रेट होंगे। जब आगे जाएंगे तो इनको क्या करेंगे बच्चों? धक्का देंगे। तो ये अपनी जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ गए। तो बच्चों यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। अब हाँ फैस, हाँ हाँ लेट हो जाएगा लेकिन मेरे को यार, वो चल ले आऊँगा। घर वाले छोड़ते ही नहीं यार मेरे को, हर दिन कुछ ना कुछ लेके जाना रहता है, हर दिन। तुम लोग गवाह हो इस चीज़ के, हर दिन भाई, हर दिन क्यों कुछ ले जाना रहता है भाई। चलिए, तो क्या हो गया ये? कंप्रेशन। क्या हो गया बच्चों? कंप्रेशन। अब उसके बाद क्या है? वॉइस बॉक्स ऐसा कंप्रेस करके थोड़ी रखे रहेगा, वो भी तो वाइब्रेट कर रहा है। वो आ जाएगा अपनी जगह पे वापस। जब वापस अपनी जगह पे आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स भी क्या चले जाएंगे? अपनी जगह पे वापस। तो बच्चों जो कंप्रेस हुआ था वापस से क्या बन गया? नॉर्मल। वापस से क्या बन गया? नॉर्मल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वही बन गया, बना। लेकिन इनको तो धक्का मिल चुका है। अब ये जो आगे जाके वापस गया उसको कौन रेप्लिकेट करेगा? ये रेप्लिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये बच्चों आगे चले गए। तो ये मॉलिक्यूल जब आगे चले गए तो कंप्रेशन यहां पहुंच गया। तो जब ये कंप्रेस होके नॉर्मल आया तब तक कंप्रेशन कहां पहुंच गया है? आगे। तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी ये क्या में है? कंप्रेशन में। बात समझ आई कि नहीं? अब उसके बाद ये जो वॉइस बॉक्स है वो अभी आगे ढकेला था, अभी वापस नॉर्मल जगह पे आया, अब पीछे चले जाएगा। अब कहां चले जाएगा? पीछे। तो जब पीछे खींचेगा तो अपने साथ इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा बच्चों? पीछे खींचेगा। पीछे खींचेगा तो इस ये तब तक, जब तक ये पीछे खींच रहा है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे आगे वाले को कंप्रेस करके अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ गए कि नहीं आ गए? अब जब ये नॉर्मल जगह पे वापस आ गए, लेकिन उनके पीछे वाला जो है कोंडागांव चले गया, यानी उनसे और पीछे चले गया। अब ये यहां पर पहुंच गए और यहां पर कोई नहीं है, तो इन दोनों के बीच गैप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो एक लो प्रेशर जोन बन गया। क्या बन गया बच्चों? लो प्रेशर जोन। अब लो प्रेशर जोन क्या हो गया? रेयरफ्रैक्शन। क्या हो गया? रेयरफ्रैक्शन। और आगे में जो कंप्रेशन था, अब ये वापस अपनी जगह पे आ गया, तो वापस से क्या बन जाएगा बच्चों? वो नॉर्मल। क्लियर बात? तो आप अगर यहीं इसी मॉलिक्यूल की बात करें तो एक बार ये कंप्रेस होता है, फिर वापस से नॉर्मल होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? रेयर फ्रैक्शन। उसके बाद वॉइस बॉक्स अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आएगा, तो ये भी क्या पहुंच जाएंगे? अपनी नॉर्मल जगह पे वापस पहुंच जाएंगे। तो फिर से क्या आएगा? नॉर्मल, फिर कंप्रेस, फिर नॉर्मल, फिर रेयर। आ रही बात समझ में? तो अगर एक प्रेशर का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं बच्चों? प्रेशर। तो प्रेशर शुरू में तो नॉर्मल था। नॉर्मल प्रेशर मतलब ये मान लो मीन, मान लो मीन। जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में जीरो ले सकते हैं, प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो थोड़ी होगा। वैक्यूम थोड़ी है। वैक्यूम है मतलब तो पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है तो फिर तो आवाज ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अब कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर बढ़ा, ये आ गया कंप्रेशन। उसके बाद वापस से डायरेक्ट रेयर फ्रैक्शन नहीं आता बच्चों, वापस से प्रेशर कम होगा कम होगा कम होगा और क्या बनेगा? वापस से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद ये क्या होगा? मिनिमम प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? रेयर फ्रैक्शन। क्लियर बात? तो ग्राफ ऐसे ही बना रहा हूं, लेकिन ये प्रेशर और तो वो साउंड, जैसे साउंड वेव होता है तो उसमें प्रेशर या फिर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, नॉर्मल कम हो रही है, तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के रूप में जो होता है वो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करता है। ये बात समझ में आई? पक्का? इसमें ये मत समझना कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो लॉन्गिट्यूडनल है, जिस डायरेक्शन में साउंड आगे बढ़ रहा है एनर्जी, उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है पार्टिकल्स। ठीक है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आई बात?
ठीक है। अगला, इन कंप्रेशन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज लेस देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम। देयरफॉर डेंसिटी इज मोर देन द नॉर्मल डेंसिटी। In rare fraction, distance between any two consecutive particles medium is more than the normal distance. Therefore, density is less than the normal density. फिर डेंसिटी भी और प्रेशर दोनों चीज ऐसे ही वेरी होगा। पक्का समझ में आया बच्चों ये बात? फिर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल इन कंप्रेशन फेज एंड अनदर इन रेयर फ्रैक्शन फेज आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर। आउट ऑफ फेज मतलब वही, ये अब ऊपर जाने वाला है, सॉरी ये कंप्रेशन में हाईएस्ट पे है और ये लोएस्ट पे है, तो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस हो गया कि नहीं, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया, लैम्डा बाई 2, मतलब 180 डिग्री क्या है, आउट ऑफ फेज, क्योंकि 2 पाई मतलब एक साइकिल मान रहे हैं। तो अभी एक अपना आधे साइकिल टॉप पे पहुंचा और एक अपना लोअर साइकिल पे पहुंचा है, तो एक प्लस ए पे और एक माइनस पे प्रेशर के हिसाब से। तो कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है कि नहीं, फेज डिफरेंस है पाई का बोलते हैं ना बच्चों, कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। एक प्लस है और एक माइनस है, तो कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई -1, प्लस है माइनस है। समझ में आई बात? पक्का आगे बढ़े, ये चीज क्लियर है? और पार्ट डिफरेंस बोलेंगे तो कितना होगा, लैम्डा बाय 2 का। ठीक, पार्ट डिफरेंस 0 होने से तो लैम्डा, n लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 मतलब आधा, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक, अगला, ऑल पार्टिकल्स इन कंप्रेशन फेज आर इन फेज। अब जो भी कंप्रेशन में ये और ये सब सेम फेज में हो गए कि नहीं हो गए, इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस, दोनों प्लस सेम है, प्लस सेम है। अब ऊपर के बाद इन लोग कम होने वाला है प्रेशर, कम होने वाला है प्रेशर, तो दोनों क्या में, सेम फेज में। ऑल पार्टिकल्स इन रेयर फ्रैक्शन आर एट सेम फेज, वो भी क्या रहेंगे, गिवन इंस्टेंट टाइम में सेम फेज पे रहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वेव लेंथ ऑफ वेव। समझते कि नहीं समझते? तो ग्राफ दोनों का ऐसे ही बनता है बच्चों, बस पैरामीटर अलग रहता है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट और क्या का बन रहा था, डिस्प्लेसमेंट का, और उसके हिसाब से ग्राफ बन रहा था पोजीशन का, जो वेव ऑन स्ट्रिंग बना रहा था मैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है सब पार्टिकल्स का। इसमें क्या बन रहा है, प्रेशर अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग टाइम पे क्या है। ठीक है, साउंड वेव। तो साउंड वेव में प्रेशर इक्वेशन या डेंसिटी इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों, और तो उसका एम्पलीट्यूड भी प्रेशर या डेंसिटी के टर्म्स में रहेगा, और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में रहता है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग में। ठीक है, लिख लिए, लिख लो फटाफट, शॉर्ट में लिखना बच्चों, एकदम पूरा पूरा मत लिखना, है ना। तब तक देखते हैं एक आध विकेट और गिरा कि नहीं गिरा। नहीं गिरा यार, नहीं गिर गया, रेड्डी साहब आ गए, पंत सर आउट हो गए। नहीं, पंत सर आउट नहीं हुए, जूरे ये क्या दिखा रहा है यार। छह हो गए, बहुत गजब। सुंदर साहब आउट हो गए, पंत सर खेल रहे हैं रेड्डी सर के साथ। चलिए आगे बढ़े बच्चों, 200 तक पहुंच जाए यार, कैसे भी मरे जी यार, फिर देख लेंगे। थोड़ा जनरल आइडिया हो बच्चों वेव के बारे में, ठीक है। और ये सब का मीनिंग समझ गए कि नहीं समझ गए, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, मीनिंग भी पता रहना है, तो सवाल बनाने में हेल्प मिलेगा अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो, नहीं तो फिर तो घूम जाएंगे। बढ़े आगे बच्चों, नहीं
क्या लिख रहे हो भाई, किताब लिख रहे हो एक तो, शॉर्ट में लिखो बोला तो भी नहीं लिख रहे हैं शॉर्ट। चलिए बच्चों अगला लिखिए, वेव फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये वेव फंक्शन क्या बला है। तो देखो, आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जैसे अगर आपको किसी एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है, पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अगर वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन नहीं चेंज करा तो आपने उसकी पोजीशन क्या कर ली बच्चों, फिक्स्ड। उसकी पोजीशन क्या कर ली, फिक्स्ड। सपोज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो आप बोल दोगे भाई इसका जो y है, सपोज y में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो y बराबर आप बोल दोगे ये है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बोलोगे। फाई मतलब फेज कहां पर से चालू कर रहा है और मोशन कर रहा है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर दिए टाइम के फंक्शन से, ठीक। लेकिन अब वेव के फंक्शन को डिस्क्राइब करना बच्चों इतना आसान होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि सपोज आपने एक पल्स जनरेट की, क्या जनरेट की बच्चों, पल्स। अब पल्स ये ऐसे जनरेट हुई, सपोज ये t इक्वल टू 0 पे, पल्स कहाँ है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे। अब आप ये बात जानते हैं कि कुछ समय बाद ये पल्स यहां पर रहेगा नहीं, ये सपोज आपका एक करस्पॉन्डिंग, ये क्रेस्ट है कि नहीं क्रेस्ट है, t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे लाई कर रहा है। अब आप जानते हैं कि एक वेव जब मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, v। स्पीड क्या होती है, v। तो अब कुछ देर बाद फोटो खींचेंगे, वेव का क्या खींचेंगे, फोटो, तो आपको पल्स यहां दिखेगी नहीं दिखेगी, सेम पल्स जैसे रेप्लिकेट होके यहां दिखेगी, तो उसका कर्वेचर फॉर्म वैसे ही रहेगा, बस आप उसका पीक जो देखेंगे अब वो यहां पहुंच चुका है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और आप ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, ये बात जानते हैं कि ये x में कितना डिस्टेंस आगे पहुंचा है, vt। x में कितना डिस्टेंस आगे पहुंचा है बच्चों, vt। क्लियर है? तो अगर आप इसमें vt माइनस कर देंगे, टाइम vt डिस्टेंस जो x है उसमें vt माइनस कर देंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे वापस। क्लियर है? तो बच्चों इसका जो फंक्शन लिखेंगे ना वेव का y, वो फंक्शन होगा दोनों का, पोजीशन का भी और टाइम का भी। तो वेव फंक्शन में दोनों चीज अपीयर होंगे, पोजीशन भी और टाइम भी। क्लियर बात, पोजीशन और टाइम भी। और अगर वो ट्रेवलिंग वेव है तो पोजीशन और टाइम एक खास तरीके से अपीयर होंगे। कैसे, ऐसे एफ ऑफ x माइनस वी टी, कैसे इमेजिन होंगे, कैसे अपीयर होंगे बच्चों, x माइनस वी टी। तो जो फंक्शन होगा वो इसका होगा, x माइनस वी टी का फंक्शन होगा। किसका होगा बच्चों, x माइनस वी टी का। या इसको x बाई टी माइनस वी भी लिख सकते हैं, या x बाई वी माइनस टी भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x बाई वी माइनस टी भी लिख सकते हैं, y। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो जो भी फंक्शन होगा उसमें ये चीज आपको अपीयर होते हुए दिखेगी, x बाई वी माइनस टी। अच्छा, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस की जगह क्या होता है, प्लस भी। सपोज t इक्वल टू 0 पे वेव आपको यहां दिखी, t इक्वल टू टी समय पे वेव आपको यहां दिखी, हो सकता है t इक्वल टू टी समय पे वेव आपको पीछे दिख जाए, मीन पोजीशन से पीछे दिख जाए, तो vt डिस्टेंस इधर गए, तो अब इस वेव को यहां लाने के लिए आपको प्लस vt करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस vt, तब वो मीन पोजीशन पे वापस आके सेम रेप्लिकेट होगा। याद है ना बच्चों, ये सचिन सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, जैसे ये स्लोप है 0 से पास हो रहा है, इसमें ऐड कर दो तो ये आगे चले जाता है, तो ये दोनों के बीच में माइनस vt करने से दोनों का सेम वैल्यू रिटर्न करना चालू कर देता है कि नहीं कर देता है। लेकिन अगर आपका पीछे चले गया ग्राफ तो इसमें क्या करना पड़ता है, प्लस x, क्या करना पड़ता है, जो भी आगे रहता है उतना प्लस करना पड़ता है, तब वो इसको रिप्लेट करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ता है, तब आप इस पे आते हो। ठीक, तो ये चीज ये लैग के बाद कुछ समय के बाद करता है, और ये चीज ये कुछ समय के पहले करता है। ठीक है, तो बच्चों इससे ये जाने के लिए प्लस करना पड़ता है, इससे यहां आने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो इससे आप समझेंगे क्या, अगर x वाला टर्म और t वाला टर्म आपस में सब्ट्रैक्टेड है, चाहे vt माइनस एक्स लिखा हो या x माइनस वी टी लिखा हो, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई आगे गया तभी तो माइनस करना पड़ रहा है,
तो अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स का वेव है फंक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एनर्जी या वेव जो है प्रोपगेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में उसकी वेलोसिटी है। और अगर प्लस लिखा हुआ है, दोनों एडेड है, एक्स प्लस वी टी या वी टी प्लस एक्स या माइनस एक्स माइनस वी टी, सेम साइन है, तब समझ जाना वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आएगी नहीं है? तो बच्चों जनरल वेव का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वेव का ऐसा फंक्शन होगा y बराबर एफ ऑफ, जो भी फंक्शन होगा वो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ऐसा वाला टर्म ग्रुप में आपको दिखेगा, या तो x माइनस वी टी या तो x बाई वी माइनस टी, ऐसा आपको एक फंक्शन आपको दिखेगा, वेयर v इज द वेलोसिटी, x इज द पोजीशन, किस पार्टिकल का आप पोजीशन लिख रहे हो, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे जो पार्टिकल है अभी अलग अलग वो रखने, अलग अलग टाइम पे, अब किसी दूसरे टाइम पे ये वाला पोजीशन कुछ अलग हाइट रखेगा, किसी दूसरे टाइम में ये वाला जीरो भी रखेगा, किसी दूसरे टाइम पे यही वाला कुछ अलग भी रखेगा, तो टाइम के साथ भी पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ भी। अब सेम टाइम पे हर एक पोजीशन वाला सेम हाइट रखेगा क्या, नहीं भाई, सेम टाइम में आप फोटो खींचो तो अलग अलग पोजीशन वालों की डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग, तो टाइम के साथ भी पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन के साथ भी हाइट अलग अलग, वाई दोनों के हिसाब से वेरिएट हो रहा है, पोजीशन के हिसाब से भी, किस पार्टिकल की बात कर रहे हो आप उस मीडियम पे, या किस टाइम पे उस पार्टिकल की बात कर रहे हो। तो ट्रैवलिंग वेव में ये साथ में अपीयर होंगे, एक्स बाई वी माइनस टी। समझ में आएगी नहीं ये बात, पक्का क्लियर है? बढ़े आगे। तो देखो बच्चों, अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से बच्चों, 2 मीटर, वेलोसिटी आपको दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t इज गिवन बाय इतना। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन बन रहा है बच्चों, x इक्वल टू 1 में, x इक्वल टू 0 में ये फंक्शन बन रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल है ना, अगर t इक्वल टू मैं यहाँ 0 डाल दूंगा, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला कहाँ पे रहेगा, हरी बात समझ, पक्का बाहर यहाँ रहेगा। और इसकी वेलोसिटी क्या बोल दिया बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो फंक्शन दिया है सिर्फ टाइम का, अगर मेरे को x और t का दोनों का फंक्शन लिखना है तो मेरे को तो इसका पूरा शेप चाहिए ना, कि अलग अलग दूसरे पार्टिकल बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है जब भी वेव इक्वेशन होता है तो y ऐसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी, ठीक। और माइनस क्यों होना चाहिए, आगे बढ़ रहा है, वो बोला है ऊपर क्वेश्चन में भी पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए माइनस ले रहा हूं, प्लस ले रहा नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो y बराबर, देखो ये इक्वेशन लिखा है 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, तो मैं यहां लिखूंगा y बराबर 2 बाई एक्स बाई वी माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन में खाली टी नहीं होता, क्या होता है, एक्स माइनस वी बाई टी होता है, एक्स बाई वी माइनस टी, या टी माइनस एक्स बाई वी भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक। आ रही बात समझ में? ये इक्वेशन देख के टी की जगह क्या डाल दिए, एक्स बाई वी माइनस टी, माइनस क्यों डाले, पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस डालते अगर बोलता नेगेटिव डायरेक्शन में डाले। ये समझ में आया कि नहीं ये बात? अब देखो, अब इक्वेशन चेक करते हैं, तो क्या बोला, t इक्वल टू 0 पे, क्या t इक्वल टू 0 पे, अब t का वैल्यू यहां पर 0 डाल दो, t का वैल्यू क्या डाल दो बच्चों, 0 पे, t का वैल्यू पर 0 डालोगे तो क्या आएगा, 2 बाई एक्स बाई वी प्लस 1, क्या आएगा। वेलोसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 है ना, अच्छा सॉरी एक्स बाई वी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर क्या दिया है, 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 बाय एक्स बाय वी, एक्स बाय 2 प्लस 1, सॉरी माइनस 1 था ना, अच्छा टाइम को तो हटा दिया, तो एक्स बाय वी का, एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, तो ये 4 इधर चले जाएगा और 4 ऊपर चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का 8, क्लियर है। अब देखो, अब x इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू क्या डालो, 0, तो x इक्वल टू 0 डालोगे बच्चों, ये टर्म 0 हुआ, तो 8 बाई 4 कितना होता है, 2 मीटर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा,
टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट y इज इन सेंटीमीटर बोला है, क्या बोला है, सेंटीमीटर में। तो ये तो अभी किस में आया है, ये तो मीटर में आया है, तो इसको सेंटीमीटर, तो 200 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 200 सेंटीमीटर में। ये वाला पार्टिकल कहाँ है, 200 पे। फिर x का वैल्यू क्या डाल देता हूँ बच्चों, 1 डाल देता हूँ। x का वैल्यू क्या डाल देता हूँ, 1। तो 1 डालूंगा तो यहाँ क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2। तो क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, तो कितना होगा, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 होगा, 1/4। तो 1/4 प्लस ये 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा तो 8, 8/5 क्या आ जाएगा बच्चों, 8/5। तो 8/5 कितना होता है, 1.6। तो ये 200 से 1.6 मतलब 160 पे आ जाएगा। तो जो x इक्वल टू आगे पे वो यहाँ पे है, क्लियर बात। बेसिकली 1/x² का ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों। ऐसी -x डालोगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये रेप्लीकेट होगा कि नहीं होगा, तो -1 पे भी यही बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं आ रही, -1 पे ही बनेगा। अब x बराबर इन्फिनिटी डाल दो, x बराबर क्या डाल दो, इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ ऐसा कुछ पल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक। अब बोला है t = 1 सेकेंड पे क्या बनेगा। तो बच्चों इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितना आगे बढ़ेगा ग्राफ, 2। तो बच्चों ये जो मीन पोजीशन अभी कहां पर था, 0 पे था, तो ये 2 मीटर कहां चले जाएगा, आगे। और 2 मीटर आगे जाने के बाद ये वेव ठीक वैसा ही जैसा अभी है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये था t = 0 पे और ये था t = 1 सेकेंड पे। सॉरी, समझ में आया कि नहीं है। शेप तो सेम रहेगा, शेप क्या रहेगा, सेम। समझ में आ रहा है ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन क्यों ऐसा होता है, पक्का, ऊपर से तो नहीं है। समझ में आएगी नहीं है बच्चों, ग्राफ क्लियर। ये ग्राफ ये सिमेट्रिक रहेगा कि नहीं रहेगा, +x डालोगे तो भी वही वैल्यू आ रही है, -x डालोगे तो भी है, कोई फंक्शन चेंज हो रहा है नहीं। तो ऐसा ग्राफ सिमेट्रिक होता है। ऐसा ग्राफ क्या होता है, अगर y ऑफ x बराबर y ऑफ -x, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसलिए मैं सिमेट्रिक बनाया। समझ भी आ रहा है ना, -1 डालूंगा स्क्वायर होके वही वैल्यू आना है, प्लस में डालूंगा स्क्वायर होके वही वैल्यू आना है। क्लियर है बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। तो ये है बच्चों सवाल, ऐसे अपन बनाते हैं। और अगर आपको टाइम का फंक्शन दिया है तो उससे ट्रैवलिंग वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। अबे क्या वही क्वेश्चन कॉपी कर दिया बार बार। हाँ, अगला बच्चों दिया है, अ पल्स मूविंग टू द राइट अलोंग x एक्सिस represented by the wave function x y measured in centimeters, t is measured in second. Find the expression for wave function at t = 0, 1 और 2 seconds. तो कोई बात नहीं भाई, t = 1 सेकेंड, तो y क्या होगा, t का वैल्यू 1 डाल दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, फंक्शन बना लेंगे भाई। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 + 1 कितना होता है, 10, 2/10 मतलब 1/5। तो x = 0 वाला किस साइड पे होगा, 1/5 पे होगा। क्या पे होगा, 1/5। फिर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े, 3 - 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो कितना आएगा, 2/5। तो 1/5 से 2/5। तो ग्राफ ऐसे बन रहा है कि ऐसे बन रहा है कि जैसा बन रहा है आप लोग बना लेंगे ना बच्चों वो सब, बाकी यही बात, ठीक है। अब 1 सेकेंड पे क्या होगा, अगर अपन 1 सेकेंड डाल देंगे तो बच्चों y बराबर 2/x माइनस, अच्छा 1 सेकेंड पे तो निकाल लिए थे, 0 पे क्या होगा, x² प्लस 1, और 3 सेकेंड पे क्या होगा, 2 सेकेंड पे क्या होगा, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। आ रही बात समझ में। और उसके बाद हम लोग को ये पूछना है, प्लॉट द शेप ऑफ पल्स एट दीज लाइंस। शेप आप लोग प्लॉट कर लोगे बच्चों की, ये बताना पड़ेगा, बना लोगे ना, शेप आप लोग प्लॉट कर लेना। और आपको कुछ पूछा है, और क्या, और कुछ पूछा है, अच्छा वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो ये x है और ये t है, आप जानते हैं ना x/v माइनस क्या होता है, t। तो यहाँ t को अकेला करना पड़ता है, t को क्या करना पड़ता है, अकेला। तो t को अकेला करने के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो बेसिकली आपको पता है कि क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन पॉजिटिव x। क्यों पॉजिटिव x, आपस में माइनस है, स्क्वायर से मत कंफ्यूज होना, अंदर में x और t आपस में प्लस माइनस रहना है। अच्छा x² - t² भी लिख दे रहेगा तो भी वो वेव फंक्शन
नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्या लिखते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन। देखो y बराबर क्या लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ऐसा वेव फंक्शन होगा। बच्चों अब आप यहां पर दो वेरिएबल देख रहे हैं, एक्स और टी, तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकता, एब्सोल्यूट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों? दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो जब एक के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दूसरे को क्या मानूंगा? कांस्टेंट। जब दूसरे के रेस्पेक्ट में करूंगा तो पहले को क्या मानूंगा? कांस्टेंट। तो चलो मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी टी। अभी किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी, एफ डैश ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी। ये आया। अब ये आया एक्स बाई वी माइनस टी, तो अभी टी के रेस्पेक्ट में, तो टी का कोफिशिएंट क्या था? -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस। ठीक, तो ये क्या बताता है बच्चों? y क्या था? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहा है, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी बताता है। ठीक, तो आप क्या करोगे? यहाँ x का वैल्यू डाल दोगे, तो मतलब कौन सा पार्टिकल, स्ट्रिंग में कौन सा पार्टिकल या वेव में किस पार्टिकल की बात करो? 0 वाले की, 1 वाले की, 2 वाले की, किस पार्टिकल जो पोजीशन पे होगा एक पर्टिकुलर। अब वो अपनी पोजीशन पे किसी टाइम पे कहीं पर होगा, वो पता कहां से चलेगा? इस फंक्शन से। और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कितनी वेलोसिटी है? पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये क्या होती है बच्चों? वीपी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल वेलोसिटी। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? वी पी। याद रखेंगे? नहीं। अब बच्चों ये वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से वेव आगे ट्रेवल करी है वो दोनों क्या है? अलग। जिस वेव आगे ट्रेवल करी है वो ये वी है, समझ रहे हो? ये वेव की वेलोसिटी है, ये किसकी वेलोसिटी है? जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे अपनी जगह पे, वो किसी टी टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन वाले की वेलोसिटी। अच्छा, इसको दो बार कर देते हैं तो क्या आएगा बच्चों? टी स्क्वायर वाई अपॉन डाउ टी स्क्वायर। तो आएगा बच्चों माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बाई वी माइनस टी। ये आएगा। तो इसको बोलेंगे बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये किसी भी पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहा है उसका किसी भी समय पे क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एपी। ठीक, अच्छा। अब दूसरा, मैं क्या कर सकता हूं? इस फंक्शन को बच्चों पोजीशन के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स। तो आएगा एफ डैश एक्स बाई वी माइनस टी। अब कौन वेरिएबल है? एक्स, तो सामने क्या लग जाएगा? 1 बाई वी। सामने क्या आएगा? चेन रूल। क्या लगेगा बच्चों? 1 बाई वी। इसको बोलेंगे बच्चों स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। तो जब भी हम लोग किसी भी एक टाइम पे फिक्स करके ऐसा ग्राफ प्लॉट करते कि नहीं करते हैं, फंक्शन ड्रॉ करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या कर रहा है, -1 पे क्या कर रहा है, +1 पे क्या कर रहा है, ऐसा करके ड्रॉ करते हैं कि नहीं करते बच्चों? टाइम फिक्स करके, वो टाइम फिक्स करके अपन इसको ड्रॉ किए। तो ड्रॉ किए तो ये क्या बना रहा है? किसी भी पॉइंट का स्लोप बता रहा है। किसी भी पॉइंट का क्या बता रहा है बच्चों? स्लोप। मतलब स्लोप क्या है? ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट करते तो ये क्या बता रहा है बच्चों? याद रखना, स्लोप। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर डी डाउ स्क्वायर वाई अपॉन डाउ एक्स स्क्वायर। तो ये बताएगा 1 बाई वी स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी। क्या आएगा बच्चों बात? ठीक, तो इसको बोलते हैं बच्चों फंक्शन का कर्वेचर, क्योंकि ये स्लोप का चेंज। ठीक है, जैसे यहां पर स्लोप आपको 0 दिख रहा है, अब यहां पर आप स्लोप गए, आगे गए, तो स्लोप का चेंज जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्लोप कितने तेजी से चेंज हो रहा है? एक तो फंक्शन का वैल्यू कितने से तेजी से चेंज हो रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो स्लोप होता है। और फिर स्लोप कितने तेजी से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कर्वेचर। तो ग्राफ कितना घुमा हुआ है, कितना वो है, ये कितना फ्लैट है, ये बताता है। पल्स फ्लैट है कि पल्स एकदम कर्व्ड है, ये सब आपको पता चलता है। ठीक है, कर्वेचर कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, कर्वेचर कहाँ पे मिनिमम रहेगा, जहाँ स्लोप एकदम बदलना कम हो गया, जैसे इन्फिनिटी के पास पहुंचने तक क्या हो जाता है? स्लोप चेंज होना क्या हो जाता है? लगभग
बंद हो जा रहा है फंक्शन का, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कि कर्वेचर अब खत्म हो गया है, कर्वेचर एकदम अलग है। तो यहाँ पर कर्वेचर क्या दिख रहा है, सादा ऐसे टाइप, तो कर्वेचर बताता है, क्या बताता है बच्चों, कर्वेचर। क्लियर है बात, पक्का। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक, याद रहेगा पक्का कि नहीं याद रहेगा, ठीक। तो अब क्या कर सकते हो आप, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे इस वाले को और उसके पीछे वाले दोनों को डिवाइड कर दिए, तो एफ डबल डैश और एफ डैश वाला जो फंक्शन है वो सब, वो दोनों तो कट जाएगा, और आपका क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डाउ एक्स स्क्वायर बराबर आया, इसके सामने 1 था, वो था वी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रैवलिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर वी क्या है। ठीक, बात समझ में आई, पक्का। तो एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं है, अगर है तो ये फंक्शन को क्या करेगा, वो डिफरेंशियल फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एसएचएम था ना बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, वैसे ही है। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आया। अगला देखो, द डिफरेंशियल वेव फंक्शन shows that the acceleration of element of the string is related to the amount of bending of the string, and that element at point where the bending is large, d square y upon dx square क्या होगा, जहां कर्वेचर ज्यादा मतलब बेंडिंग ज्यादा, जहां बेंडिंग ज्यादा होगी बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन में जहां पर आपको कर्वेचर ज्यादा दिख रहा है बच्चों, वहां पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो आप जानते हैं ना बच्चों, मीन पोजीशन से जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो लार्ज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज लार्ज, तो एक्सेलरेशन 0 कहाँ होता है, जहां भी एक्सेलरेशन 0 होगा मीन पोजीशन पे जहां भी होगा, तो वहां पर आपको स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। तो जहां स्ट्रिंग आपको बच्चों स्ट्रेट दिख रहा है मतलब वहां एक्सेलरेशन क्या है, 0। और जहां आपको स्ट्रिंग क्या दिख रहा है बच्चों, मैक्सिमम बेंडेड दिख रहा है, जितना ज्यादा कर्व वहां है ना। फिर डाउ स्क्वायर अपॉन डाउ स्क्वायर इज पॉजिटिव, द स्ट्रिंग बेंड्स अपवर्ड एंड द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर डबल डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव, तो स्ट्रिंग कैसे बेंड हो रही है, अपवर्ड बेंड हो रही है। कैसे बेंड हो रही है, अपवर्ड, अपवर्ड बेंड होते जा रही है, और अपवर्ड बेंड होते जा रही है तो भाई तो स्लोप का चेंज आपको कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, आप जानिए स्लोप बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, तो अपवर्ड बेंड होता जा रही है। तो ऐसे में समझ जाना एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड, तभी तो स्ट्रिंग को वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये बात समझ जाना कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग कहाँ बेंड हो रही है, डाउनवर्ड, पक्का। तो आप खुद देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐसे बेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ रहता है, डाउनवर्ड, और जब ट्रफ में पहुंचेंगे तो कैसा बेंड होता है, उल्टा, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अपवर्ड। क्लियर है, बात समझ में आई। तो बेंड से आप ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, और वो चेक करने के लिए आप डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, लिख लीजिए सबको। समझ में आई बच्चों ये बातें, बढ़े आगे, नहीं लिखो। तो कर्वेचर बच्चों बहुत कुछ बताता है ना। तो कर्वेचर और एक्सेलरेशन का सीधा सीधा रिश्ता होता है। एक्सेलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कर्वेचर होता है डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन।
यहां कर्वेचर नेगेटिव क्यों होगा समझ में आ गया ना। देखो इनिशियल स्लोप क्या है, पॉजिटिव, फाइनल स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस ऐड होगा तो नेगेटिव आएगा। तो बेंड डाउनवर्ड्स तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहां पर स्लोप नेगेटिव, बाद में क्या है पॉजिटिव, तो फाइनल पॉजिटिव माइनस इनिशियल नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस हो गया, माइनस माइनस तो पॉजिटिव है। बेंड अपवर्ड्स तो अपवर्ड। पढ़े आगे, लिख लिए? नहीं लिखे भाई, नहीं लिखे, नहीं नहीं भाई, नहीं 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 भाई नहीं। शो दैट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेवलिंग वेव। कैसे शो करेंगे? अगर दोनों का डबल डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करें और एक कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? कांस्टेंट, मतलब वो ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है। नहीं आए तो ओ माय गॉड इट्स नॉट अ ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। तो एक बार करते हैं, डी वाई बाई डी टी करो बच्चों, क्या करो? डी वाई बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में करने हैं तो ए, ठीक, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, ये वी है। ई का पावर एक्स का क्या होता है? ई का पावर एक्स, तो क्या लिखेंगे? ई का पावर माइनस बी एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अब ऊपर चेन रूल लगेगा बच्चों, ऊपर क्या लगेगा? चेन रूल। तो चेन रूल लगेगा तो आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वी टी। क्यों? क्योंकि समथिंग का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का पहले होगा ना, फिर और चेन रूल लगेगा इंटू, क्या लगेगा? और चेन रूल लगेगा इंटू, इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस वी। क्या आएगा बच्चों? माइनस वी। तो यहां पर लिखेंगे माइनस वी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बार क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतने में भी काम हो जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये माइनस बी भी बाहर आएगा क्योंकि एन एक्स का स्क्वायर, तो एन तो सामने रहेगा ना, कांस्टेंट है ना, समथिंग का स्क्वायर। अब ये तो बच्चों ये होगा, तो ए तो लिख दो ई का पावर एक्स माइनस बी एक्स माइनस वी टी माइनस बी एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, यह आया कि नहीं आया? अब समथिंग का स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों? समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा माइनस बी 2 एक्स माइनस वी टी, यह आएगा। फिर इसका क्या होगा बच्चों? एक्स का 1, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस बच्चों इतने को ही डिवाइड कर दो, तो देखो ये वाला टर्म, 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 ये वाला टर्म कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है बच्चों? डाउ वाई बाय डाउ टी बराबर माइनस वी डाउ वाई बाय डाउ एक्स, ठीक। तो ये जो है हमारा ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो बार करोगे तो वी स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक, लेकिन नहीं करते, बहुत लंबा चलेगा। तो ये क्या हो गया अपना ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन। समझ में आएगी? पक्का क्लियर बच्चों? तो ये अपना ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है। बढ़े आगे? पक्का? नेक्स्ट, अगला, अ ट्रांसवर्स पल्स मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज इतना। फाइंड वेव स्पीड, हाइट ऑफ पल्स, शेप ऑफ पल्स एट टी इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, पहले तो स्पीड बता दो। समझ गए नहीं समझ गए? कि 5/3, 3/5, क्या सेंटीमीटर की मीटर? मेजर्ड इन कुछ नहीं दिया है बच्चों, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला एक्स दिया है मीटर में, मीटर में, ठीक। फाइंड द वेव स्पीड, हो गया टी इक्वल टू 0 पे ही, क्या टी इक्वल टू कुछ भी लो, वेव स्पीड हमेशा, क्योंकि वेव स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं पूछा है। फिर हाइट ऑफ पल्स, क्या पूछा बच्चों? हाइट ऑफ पल्स। तो क्या करते हैं? टी इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों? 2/5x का होल स्क्वायर प्लस 1, 5x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों अगर x का कोई भी वैल्यू मैं डाल दूंगा, 1 2 -1 कुछ भी डाल दूंगा, तो ये वैल्यू ऐड होके डिनोमिनेटर को तो बड़ा ही कर देगा, डिनोमिनेटर को क्या कर देगा? बड़ा। तो y का वैल्यू क्या आएगा? छोटा। y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? 0। तो मैं क्या डालूंगा? y बराबर आएगा 2